नमस्कार फ्रेंड्स, एक बार आपका फिर से स्वागत है त्रियम पत्रकारिता संस्थान की तरफ से। आज के इस वीडियो में हम लोग लेके आए भारत का भूगोल वन लाइनर में। बेसिकली यहाँ से हम लोगों ने पठार उठाए हैं और पठारों को देखते हुए प्रायद्वीपीय पठार तक जाएंगे और द्वीपों के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, क्योंकि इससे पहले हम लोग पिछले वीडियोस में हिमालय के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। अगर आप हम लोगों के साथ ज्वाइन होना चाहते हैं तो ये लिंक दिया हुआ है, इस पर आप क्लिक करके हम लोगों के साथ ज्वाइन हो सकते हैं। बाकी ये कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए हैं, इन पर कॉल करके या व्हाट्सअप करके आप संस्थान के द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों में भाग ले सकते हैं, उसके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं हम लोग। मालवा का पठार, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कौन सा पठार, मालवा का पठार। तो मालवा का पठार क्या है? लावा से निर्मित है। किससे निर्मित है? लावा से निर्मित है और काली मिट्टी का ये संप्राय मैदान है। तो यहाँ पे किसका सबसे ज़्यादा प्रादुर्भाव रहता है? काली मिट्टी का रहता है। यहाँ पर बेतवा, पार्वती, काली सिंध, चंबल और माही नदियाँ प्रवाहित होती हैं, ठीक है। क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट आपको यहाँ से है कि भोपाल इसी प्रदेश में बना हुआ है, ठीक है। भोपाल, अगर क्वेश्चन आता है कि भोपाल किस पठार में है, तो भोपाल किस पठार में है? भोपाल मालवा पठार में है। और किन दो नदियों के बीच में है? तो बेतवा और पार्वती नदियों के दोआब में स्थित है, ठीक है। इस पठार पे क्या होते हैं? उर्मिल मैदान मिलते हैं, जिन पे कहीं कहीं पे चपटी पहाड़ियाँ भी होती हैं, और उत्तर में ग्वालियर की पहाड़ियाँ प्रमुख हैं। इस पठार की उत्तरी व उत्तरी पूर्वी सीमा पर बुंदेलखंड व बघेलखंड के पठार हैं। अगर उत्तर सीमा में देखें तो बुंदेलखंड का पठार है, बघेलखंड का पठार कहाँ है? उत्तर पूर्वी सीमा में। पठार के उत्तर भाग को चंबल और उसकी सहायक नदियों ने बीहड़ खड्ड के रूप में परिवर्तित कर दिया। तो बीहड़ बन गए, चंबल के बीहड़ काफ़ी प्रसिद्ध रहे हैं अपने समय में। अगला पठार हम लोग लेके आए बुंदेलखंड का पठार। ये मालवा के उत्तर में स्थित है और इसका उत्तर पूर्वी भाग जो है वो बुंदेलखंड तथा बघेलखंड पठार के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? बुंदेलखंड तथा बघेलखंड पठार के नाम से जाना जाता है। ये ग्वालियर पठार तथा विंध्याचल पठार के बीच में, ये ग्वालियर पठार, ये मान लीजिए ग्वालियर पठार हो गया, ये कौन सा हो गया? विंध्याचल हो गया। तो ग्वालियर पठार और विंध्याचल पठार के बीच फैला हुआ है और प्राचीनतम बुंदेलखंड नीच से निर्मित है। इस पर कैसी वेदिकाएं मिलती हैं? सोपानी वेदिकाएं मिलती हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सोपानी वेदिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? तो बुंदेलखंड के पठार में सोपानी वेदिकाएं प्राप्त होती हैं। विंध्य श्रेणी के पूर्व में चलें तो बघेलखंड का पठार फैला हुआ है, जिसके उत्तर में, बघेलखंड के पठार के उत्तर में सोनपुर की पहाड़ियाँ हैं तथा दक्षिण में रामगढ़ की पहाड़ियाँ स्थित है। तो रामगढ़ की पहाड़ियों का काफ़ी क्वेश्चन बने हुए हैं कि किन पठारों के दक्षिण में पाई जाती हैं। तो ये दक्षिण में पाई जाती हैं बुंदेलखंड पहाड़ के, ठीक है। पश्चिमी भाग में यहाँ पर बालुका पत्थर व चूने का पत्थर काफ़ी बड़ी मात्राओं में मिलता है और पूर्वी भाग में ग्रेनाइट चट्टानें पाई जाती हैं। चूने का पत्थर सीमेंट उद्योग का आधार होता है, ये ध्यातव्य और ज्ञातव्य है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। छोटा नागपुर का पठार, जिसे भारत का रूर प्रदेश भी कहते हैं, जिस प्रकार जर्मनी का रूर प्रदेश होता है, खनिज आदि के बारे में काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है, वैसे ही छोटा नागपुर का पठार है। इसका विस्तार कहाँ पर है? तो बिहार के गया, हजारीबाग व रांची जिलों में इसका जो है विस्तार है छोटा नागपुर पठार का। गया, हजारीबाग व रांची जिलों में है। तो यहाँ पे देखिए ये बिहार और झारखंड, ठीक है, बिहार और झारखंड, इन दो जिलों में ये फैला हुआ है छोटा नागपुर का पठार, ठीक है। महानदी सोन, स्वर्णरेखा व दामोदर, महानदी सोन, स्वर्णरेखा व दामोदर इस पठार की प्रमुख नदियां हैं। जबकि महानदी कौन सा बनाती है? जो महानदी है वो इसकी दक्षिणी सीमा बनाती है और राजमहल की पहाड़ियाँ जो है इसकी उत्तरी सीमा बनाती हैं। छोटा नागपुर पठार की दक्षिणी सीमा कौन बनाएगी? महानदी बनाएगी और राजमहल की पहाड़ियाँ जो है इसकी उत्तरी सीमा बनाएगी। एक बात यहाँ पे ध्यान देने योग्य है, जो राजमहल का गैप है, राजमहल का जो पठार है और जो पहाड़ियाँ हैं, इसका निर्माण दक्कन ट्रैप से पहले हो चुका है। राजमहल ट्रैप का निर्माण दक्कन ट्रैप से पहले हो चुका है, इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा यहाँ पर। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट नदी है यहाँ से, जो जिसका उद्गम है यहाँ से, दामोदर नदी, उसके उत्तर में हजारीबाग का पठार तथा कोडरमा का पठार है। उत्तर में हजारीबाग का पठार है और कोडरमा का पठार स्थित है तथा दामोदर नदी के दक्षिण में, दामोदर के दक्षिण में रांची का पठार विस्तृत है। तो ये मान लीजिए दामोदर नदी बह रही है
तो इसके उत्तर में यहाँ पर हजारीबाग का है पठार और यहाँ पर दक्षिण में रांची पठार है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। रांची पठार से नदियाँ चारों दिशाओं में, रांची के पठार से नदियाँ चारों दिशाओं में प्रवाहित होती हैं। दामोदर नदी एक भ्रंश घाटी के रूप में है जो गोंडवाना कालीन कोयले के भारी निक्षेप रखती हैं। खनिज भंडार के नाम से कौन सा पठार जाना जाता है? तो रांची पठार को ही हम लोग खनिज भंडार के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसी को ही हम लोग छोटा नागपुर का पठार भी कह देते हैं। आगे देखते हैं हम लोग मेघालय का पठार। ये दक्षिणी पठार का ही एक अंश है। ये तृतीय कल्प जो मायोसीन था या प्लायोसीन युग की बात कर रहे हैं, जब हिमालय का निर्माण हो चुका था। ठीक है, तो हाउकी भ्रंश था। कौन सा? हाउकी भ्रंश था। उसके सहारे ये भाग, देखिए ये राजमहल की पहाड़ियाँ हो गई, यहाँ पे एक भ्रंश था, तो ये वाला हिस्सा जो है खिसक गया था, इससे अलग होके खिसक गया, तो वो कौन सा पठार बन गया? हमारा मेघालय पठार। ये पहाड़ है, इससे ये वाला हिस्सा मान लीजिए खिसक गया, तो अब इस स्थिति क्या आ गई? ऐसे आ गई। ठीक है, तो किस भ्रंश के सहारे? ये जो बीच में भ्रंश हो गया, कौन सा हो गया? वो हाउकी भ्रंश हो गया। ठीक है, और राजमहल पहाड़ियों से विलग होकर ये पूर्व दिशा में खिसक गया था। यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्या है? जो पहाड़ियाँ हैं यहाँ की, गारो, खासी और जयंतिया। ठीक है, ये 3 पहाड़ियाँ हैं, गारो, खासी और जयंतिया, ये इम्पोर्टेंट है। और चेरापूंजी जो हमारा है, जो मासिन नाम के बाद सर्वाधिक वर्षा स्थल है, वो जयंतिया पहाड़ियों पर ही स्थित है। ठीक है, चेरापूंजी जयंतिया पहाड़ियों पर ही स्थित है। इसके दक्षिण छोर पर बरेल श्रेणी मिलती है। इसके दक्षिण छोर पर कौन सी श्रेणी मिलती है? बरेल श्रेणी मिलती है, जो पूर्व की ओर भारत और बर्मा या म्यांमार सीमा की स्थित लुसाई पहाड़ियों से जुड़ती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि कौन सी श्रेणी लुसाई पहाड़ियों से जुड़ती है, तो वो बरेल श्रेणी होती है मेघालय पठार में। चलिए अब हम लोग आगे दक्कन के पठार के बारे में बात कर लेते हैं। तो क्रिटेशियस तथा पूर्व टर्शरी काल में होने वाली ज्वालामुखी क्रियाओं का जब क्रियाएँ हुई थी, तो उनसे अब ज्वालामुखी से क्या निकलता है? लावा। तो उन बेसिक लावों से दक्कन के पठार का निर्माण हुआ था। पूर्व में ये कहाँ तक फैला हुआ? अगर चलिए इसकी बात कर लेते हैं हम लोग, इस पठार की बात करते हैं। तो सपोज ये पठार है, तो ये पूर्व में फैला हुआ अमरकंटक व सरगुजा तक। कहाँ तक? अमरकंटक व सरगुजा तक फैला हुआ था। तो पश्चिम में ये कच्छ तक फैला हुआ। पश्चिम में कहाँ तक फैला हुआ है? ये कच्छ तक फैला है। दक्षिण में ये बेलगांव तक फैला हुआ है। ये सीमाएं हैं इसकी, दक्षिण में बेलगांव तक फैला हुआ है। और दक्षिण पूर्व में ये राजमहेंद्री तक विस्तृत है। कहाँ तक विस्तृत है? राजमहेंद्री तक ये विस्तृत है। ठीक है, ताप्ती नदी। ताप्ती नदी क्या करती है? इसकी उत्तरी सीमा बनाती है। तो इस पठार यानी दक्कन पठार की उत्तरी सीमा कौन सी नदी बनाती है? ताप्ती नदी बनाती है। ये पठार बेसाल्ट निर्मित है और यहाँ लावा की जो गहराइयाँ हैं वो लगभग 2000 मीटर तक पाई जाती है। और पश्चिम से पूर्व अगर हम जाएंगे, कहाँ जाएंगे? पश्चिम से पूर्व अगर हम जाएंगे तो लावा की गहराई 2000 मीटर तक कम होती जाती है। लावा की गहराई जो है वो क्या होती जाती है? कम होती जाती है। इसका मतलब सीधा सा है कि इसकी ढाल जो है किस तरफ है? उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की तरफ। इसकी ढाल क्या है? उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व दिशा की ओर है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पठार की ढाल किधर है? उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व दिशा तक। इस पर क्या है? गोदावरी तथा उसकी सहायक नदियाँ प्रवाहित होती हैं। तो दक्कन पठार में ही गोदावरी और उसकी सहायक नदियाँ बहती हैं। और प्राचीन कठोर में परिवर्तित धारवाड़ चट्टानों का यहाँ विस्तार सबसे अधिक मिलता है। और धारवाड़ चट्टानों में ही सबसे ज़्यादा खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। अगर आप देखें इसको तो पठार की चट्टानें तो जाहिर सी बात है, देखिए अगला पॉइंट भी आ गया, खनिज पदार्थों से बड़ी घनी हुई है। इसका जो दक्षिणी व पूर्वी भाग है वो आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक में है। इसका जो दक्कन का पठार का दक्षिणी भाग और पूर्वी भाग है वो आंध्र प्रदेश और कर्नाटक राज्य में फैला हुआ है। ये किन चट्टानों से बना है? इंपॉर्टेंट है, आर्कियन नीस चट्टानों से बना है तथा तेलंगाना व कर्नाटक पठार के नाम से जाना जाता है। गोदावरी जो है वो तेलंगाना को 2 हिस्सों में बांटती है। ये क्वेश्चन यहाँ से इम्पोर्टेंट है कि कौन सी नदी तेलंगाना को 2 भागों में बांटती है? तो गोदावरी तेलंगाना को 2 भागों में बांटती है। कर्नाटक पठार के उत्तरी भाग पर कृष्णा व तुंगभद्रा नदियाँ बहती हैं, जबकि दक्षिणी भाग में मैसूर, दक्षिणी भाग जो है कर्नाटक पठार का वो क्या कहलाता है? मैसूर का पठार कहलाता है। ठीक है,
और दक्षिण भारत का उच्च एवं सुनिश्चित सीमा वाला ये पठार है। कर्नाटक पठार का पश्चिमी भाग जो है, पठार का पश्चिमी भाग मलनाड कहलाता है। ठीक है, मलनाड बेसिकली क्या है कि ये घने हुए वनों से ढकी हुई उच्च भूमि है, और मलनाड की यानी कर्नाटक पठार की अगर सबसे ऊंची पहाड़ी हम लोग कहें तो वो बाबा बुदेन की पहाड़ी है। कर्नाटक पठार का पूर्वी भाग मैदान कहलाता है, जो निचले उच्चावच का एक उर्मिल पठारी धरातल है। कैसा है? उर्मिल है ये पठारी धरातल। पश्चिमी घाट के जो पर्वत हैं उनको सह्याद्री भी कहा जाता है। ठीक है, और इनका जो सागरोन्मुख है यानी सागर की तरफ जो ढाल है वो काफ़ी तीव्र है। अरब सागर की ओर एक खड़ी दीवार जैसी तीव्र ढाल बनाते हैं। तो ये जो निमज्जन प्रक्रिया होती है, निमज्जन प्रक्रिया क्या होता है, जो सिरा डूब जाता है वो निमज्जन प्रक्रिया की तहत कहलाता है। जो सागर के उच्चावचों के कारण ये हो जाता है तो ये प्रक्रिया निमज्जन कहलाती है। तो ये तीव्र ढाल इसी वजह से बनती है। जो पुराने पर्वत और पर्वत श्रेणियाँ हैं प्रायद्वीपीय अनावृत्तिकरण की क्रियाओं में सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है। राइट, चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। दक्कन के पठार के बाद कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, जैसे विंध्याचल पर्वतमाला है। विंध्याचल पर्वतमाला विंध्याचल, बाड़मेर, कैमूर तथा पारसनाथ पहाड़ियों का एक समूह है। यानी विंध्याचल पर्वतमाला पे अगर हम बात करें कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं तो इम्पोर्टेंट क्या है आपका, पारसनाथ, कैमूर और बाड़मेर, विंध्याचल, ये 4 पहाड़ियाँ, इनका समूह ही विंध्याचल पर्वतमाला कहलाता है। अगर हम लोग इनका क्रम देखें तो विंध्याचल, बाड़मेर, कैमूर तथा पारसनाथ है। अगर उत्तर से दक्षिण की बात करें, इसमें प्राचीन युग की परतदार चट्टानें पाई जाती हैं, है ना। कैसी पाई जाती हैं? परतदार चट्टानें पाई जाती हैं। इसमें लाल बलुआ पत्थरों की काफ़ी प्रधानता है। किन पत्थरों की प्रधानता है? लाल बलुआ पत्थरों की काफ़ी प्रधानता है। ये अच्छा, बलुआ पत्थर से ही दिल्ली का लाल किला, सांची का स्तूप, ये सब तैयार किए गए हैं। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। ये पर्वतमाला गंगा नदी के क्रम को दक्षिण भारत की नदियों के क्रम से अलग कर देती है। यानी कि विंध्याचल एक तरीके से जल विभाजक का कार्य करती है, जो गंगा और प्रायद्वीपीय नदियों के जल को अलग कर देती है। अगर भूगर्भ वेताओं के अनुसार देखा जाए तो विंध्याचल पर्वत जो है वो नर्मदा नदी की दरार घाटी का खड़ा ढाल का भाग है। दरार घाटी की खड़ी ढाल का एक भाग है, तथा कैमूर पर्वत सोन नदी की दरार घाटी का एक खड़ा ढाल है। ठीक है, तो यहाँ पे ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है कि विंध्याचल पर्वत नर्मदा नदी का की दरार का एक ढाल है, और जो कैमूर पर्वत जो है, कैमूर पर्वत वो सोन नदी की दरार घाटी का एक खड़ा ढाल है। राइट, चलिए अगला पॉइंट हम लोग देख लेते हैं कि जो सतपुड़ा पर्वतमाला है नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच में राजपीपला पहाड़ियों से स्टार्ट होती है। कहाँ से होती है? राजपीपला पहाड़ियों से स्टार्ट होती है और छोटा नागपुर के पठार तक ये विस्तृत है। यानी कि अगर हम देखें तो 21 डिग्री से 24 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच में इसका विस्तार है। सबसे ऊंची चोटी की बात करें अगर हम सतपुड़ा पर्वतमाला की, तो वो कौन सी है? धूपगढ़ है, और अमरकंटक इसकी दूसरी प्रमुख चोटी है। और ये ध्यातव्य है कि अमरकंटक से ही कौन सी नदी निकलती है? नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। राजस्थान के विंध्य पठार के पूर्व में अरावली स्थित है। इसकी स्थल आकृतियों को नीस और क्वार्टजाइट के गहन से बनाया जाता है होता है उससे निर्माण होता है राजस्थान के विंध्य पठार में। जो किससे होता है? तो अरावली का निर्माण उससे होता है। तो बेसिकली अरावली की पहाड़ियाँ जो हैं वो कहाँ तक हैं? तो गुजरात से लेके दिल्ली के पालमपुर तक ये विच्छिन्न श्रृंखलाओं में बनी हुई हैं, और अजमेर के दक्षिण पश्चिम में प्रभावशाली उच्चावचन का ये निर्माण करती हैं। इसके पश्चिम में बात करें अरावली श्रेणी के, तो कौन सा पठार है? विंध्य पठार है, और उसके सीमांत पर ये थार मरुस्थल स्थित है। अरावली श्रेणी के पश्चिम में कौन सा पठार है? विंध्य पठार है। उसके सीमांत में यानी कि विंध्य पठार जहाँ पर ख़त्म होता है वहाँ पे हमारा थार मरुस्थल आ जाता है। ये पर्वत श्रेणी भी जल विभाजक का काम करती है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है यहाँ पर ये पॉइंट। ये पर्वत श्रेणी क्या करती है? जल विभाजक का कार्य करती है, जिसकी पश्चिम में माही और लूनी नदियाँ और पूर्व में बनास चंबल की सहायक नदी के रूप में बहती है। ठीक है, तो ये पर्वत श्रेणी जो हो गई हमारी अरावली की,
उसने क्या कर दिया, एक जल विभाजक का काम कर दिया और इसके पश्चिम में माही और लूनी नदियाँ बहने लगी। सॉरी, इधर पश्चिम में माही और लूनी नदी हो गई, माही और लूनी नदी हो गई, और जबकि पूर्व में हमारी कौन सी नदी बह के आई, बनास। बनास कौन सी नदी है, चंबल की सहायक नदी। ठीक है, ऊपरी चंबल और बेतवा मिलकर अपेक्षाकृत एक खुला मालवा पठार का जल अपवहन करती हैं, क्योंकि जो मालवा पठार है वो मानव बसाव का महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। उसके पीछे कारण क्या रहा है कि अरावली और बुंदेलखंड के जो नीच प्रदेश हैं उनके मध्य अंतर स्थापित क्षेत्र है। राइट, पश्चिमी घाट को सह्याद्री की पहाड़ी भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ से कि पश्चिमी घाट को और दूसरा नाम क्या दिया गया है, तो सह्याद्री की पहाड़ियाँ भी कहा जाता है, जो ताप्ती से स्टार्ट होती है, ताप्ती के दक्षिण से कन्याकुमारी तक लगभग 1600 किलोमीटर की रेंज में है। इनका ढाल जो है वो समुद्र तट की ओर तीव्र है। उत्तरी सह्याद्री देखें, देखिए इस तरीके से ये वाला हिस्सा आया, तो ये यहाँ से स्टार्ट होकर कन्याकुमारी तक ये पहुँच जाता है। ये भारत का निचला हिस्सा, ठीक है, फिर इस तरीके आके ये भारत अपना है ना। तो यहाँ पर इसके उत्तरी सह्याद्री में कौन से दो दर्रे हैं, थाल घाट और भोर घाट प्रमुख दर्रे हैं। अच्छा, थाल घाट और भोर घाट कहाँ पे पड़ते हैं, ये दोनों दर्रे पड़ेंगे आपके महाराष्ट्र में। कहाँ पड़ेंगे, महाराष्ट्र में पड़ेंगे, और यहीं से मुंबई कलकत्ता तथा मुंबई से कलकत्ता थाल घाट और मुंबई से पुणे जाने के लिए मार्ग भोर घाट से प्रदान होता है। ठीक है, दक्षिण की तरफ जैसे हम लोग बढ़ते हैं तो असाधारण निरंतरता एक बनी रहती है इसमें, जो क्या नाम है, पाल घाट और शेनकोटा दर्रे के द्वारा भंग होती है। एक निरंतरता जो होती है वो दो दर्रों के द्वारा भंग होती है, उनके नाम पाल घाट और शेनकोटा दर्रे हैं। पाल घाट और शेनकोटा दोनों केरल के दर्रे हैं अगर देखा जाए तो। और अगर पाल घाट दर्रे के बारे में विश्वास किया जाता है कि ये प्राचीन नदी की प्रत्यक्ष घाटी है। ठीक है, दक्षिणी सह्याद्री में नीलगिरी पहाड़ियों के साथ साथ अन्नामलाई की भी श्रेणी है। इसका सर्वोच्च शिखर कौन है, अनायमुड़ी। अन्नामलाई का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, अनायमुड़ी है। इसके उत्तर पूर्व में पालिनी की पहाड़ियाँ हैं तथा दक्षिण में इलायची की पहाड़ियाँ हैं, है ना। उत्तर पूर्व में कौन सी है, पालिनी की पहाड़ियाँ हैं, और दक्षिण में इलायची की पहाड़ियाँ हैं। सह्याद्री पर्वतों का निर्माण इस क्षेत्र में एक विशाल भ्रंश के फलस्वरूप हुआ था, है ना। और पहाड़ों का जो पश्चिमी भाग था वो नीचे धंस गया था, जिससे अरब सागर का विस्तार हो गया था। इसकी पूर्वी वायु सीमा पर विच्छल श्रृंखलाओं के रूप में विस्तृत पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, जो पूर्वी घाट की पहाड़ियाँ, जिनको क्या कहते हैं हम लोग, पूर्वी घाट की पहाड़ियाँ कहते हैं। इसमें संरचनात्मक एकता अथवा सुपरिभाषित अभिविन्यास नहीं पाया जाता है ना, क्योंकि कई सारी नदियाँ होती हैं तो बार बार इसको काट देती हैं नदियों को। दक्षिण से अगर उत्तर की ओर हम जाएं तो ये इम्पोर्टेंट है। दक्षिण से उत्तर जाने पर देखिए जो क्रम आता है, बहुत पूछा जाता है, नीलगिरी, पालकोंडा, नीलगिरी, पालकोंडा, नल्लामलाई, जावदी और शेवराय की पहाड़ियाँ, इस क्रम में इनको जाना जाता है। फिर से मैं बता रहा हूँ, नीलगिरी, पालकोंडा, नल्लामलाई, जावदी और शेवराय की पहाड़ियाँ। ठीक है, कावेरी तथा पेन्नार नदियों के बीच जो मेलागिरी पर्वत है, मेलागिरी पर्वत श्रेणी कहाँ पे स्थित है, कावेरी तथा पन्नार नदियों के बीच में स्थित है, जो चंदन के वनों के लिए बहुत विख्यात है। यहाँ पे मेलागिरी पर्वत श्रेणी में चंदन के वन बहुत पाए जाते हैं, तो उसके लिए काफ़ी विख्यात है। और यहीं पर कावेरी नदी है, ठीक है, यहीं पे कावेरी नदी है, वो पूर्वी घाट को काट देती और एक होजेकल जलप्रपात बनाती है। कावेरी नदी क्या करती है, ये जो पूर्वी घाट है इसको काट के एक जलप्रपात बनाती है। वो जलप्रपात क्या कहलाता है, होजेकल जलप्रपात कहलाता है। राइट ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। केवल पूर्वी घाट के निकट अस्थायी रूप से स्थानीय निमज्जन के प्रमाण मिलते हैं तथा प्रायद्वीपीय भारत का कोई भी हिस्सा समुद्र के नीचे आज तक नहीं डूबा है। ठीक है, अब उत्तर पर्वतीय प्रदेशों में जा जाते हैं तो हिमालय के बारे में सभी लोग जानते हैं। क्या है, नवीन मोड़दार पर्वतमाला है, जिसके निर्माण में दबाव की शक्तियों अथवा समांतर भूगतियों का हाथ रहा है ना। तिब्बत की ओर इसका अवतल ढाल रहा है, जबकि भारत की ओर इसका उत्तल ढाल रहा है। और ये सारे अपने इनिशियल वीडियोस में हम लोग हिमालय की डिस्कशन में पढ़ चुके हैं, तो ये पॉइंट्स सिर्फ सिंगल पॉइंट्स हैं, तो इनको देखकर हम लोग वन लाइनर की तरह आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसका PDF मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं।
तो आगे हम डिस्कशन करते हैं थोड़ा सा जो इम्पोर्टेंट है कि पूर्व से पश्चिम की ओर जो हिमालय पर्वत के शिखर हैं, राइट, पूर्व से पश्चिम की ओर जो हिमालय पर्वत के शिखर हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। कभी कभी क्रम आ जाता है। तो देखिए नामचा वरवा, यहाँ पे जो अगर पूर्व से पश्चिम के लिए ओर लेंगे तो नामचा वरवा, देखिए भारत का नक्शा अगर आप देखेंगे तो कुछ ऐसे बनता है, राइट। ये ऊपरी हिस्सा हम बता रहे हैं आपको। तो ये आपको दो हेयर पिन जैसे ये मोड़ दिखाई पड़ रहे हैं। तो इन दो हेयर पिन जैसे मोड़ पर हमारे दो पर्वत होते हैं, एक नंगा पर्वत और इस पर मिश्मी पहाड़ी या नामचा वरवा। इस पे कौन सी, मिश्मी पहाड़ी या नामचा वरवा। तो ये एक तरीके से सीमाएं बनाते हैं। क्या बनाते हैं, सीमाएं बनाते हैं, ठीक है। तो अगर क्रम की बात करें तो नामचा वरवा, उसके बाद ग्याल पेटी आता है, फिर कांगडो आता है, फिर कुला कांगड़ी आता है, नेजिंग कांगसा, चोमोला हरी, पोनरी, कंचनजंगा। तो देखिए आपको ये सारी पहाड़ियाँ याद करने की ज़रूरत नहीं है। क्या है कि आपका पहला नामचा वरवा हो गया, उसके बाद जो क्रम में आएगा आपका कंचनजंगा आएगा, कंचनजंगा आएगा, फिर आपका मकालू आएगा, उसके बाद आपका माउंट एवरेस्ट आएगा, ठीक है, सागर माथा जिसे नेपाल में कहा जाता है। फिर गौरी शंकर, गोसाई धन जैसे शीश पंगमा कहते हैं, अन्नपूर्णा, धौलागिरी, उसके बाद इम्पोर्टेंट आपका नंदा देवी, त्रिशूल, कामेट, बद्रीनाथ, ठीक है। और सबसे लास्ट में केटू, केटू या गढ़विनास्ट, ठीक है। इसके बाद भी है, ऐसा नहीं है, हाँ केटू है, फिर उसके बाद हमारा दस्तगिलसर है, हरमोश है, नंगा पर्वत है। तो सबसे लास्ट में हमारा नंगा पर्वत आ जाएगा और उसके बाद हमारा कंपेरी दिखार आएगा जो सबसे आखिर, यानी कि नंगा पर्वत के बाद ये राकापोशी और आपका कंपेरी दीवार है, ये आपकी रेंज है जो पाकिस्तान की साइड की है, ठीक है, किस साइड की है, जो पाकिस्तान की तरफ की है। तो अगर भारतीय सीमा में देखें तो नंगा पर्वत और नामचा पर्वत ये दो हमारा यहाँ से स्टार्ट होते हैं। तो पूर्व से हम लोग जब पश्चिम की ओर चलते हैं तो ये क्रम पूर्व से पश्चिम की ओर जाने का, ठीक है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कुछ पॉइंट्स, ये तो हिमालय के बारे में ही वर्णन है जो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। देख लेते हैं और कुछ इम्पोर्टेंट है, तराई, भाबर, ये सब हम लोग पहले उसमें देख चुके हैं। तो भारत एवं भारत के द्वीप समूह के बारे में बात कर लेते हैं जो डिस्कशन अभी रह चुका था। तो भारतीय तट अगर देखा जाए तो कक्ष क्या है, अगर कक्ष की बात आती है ना तो कक्ष क्या है, कक्ष एक द्वीप है। चलिए मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, हाँ बहुत अच्छा, ठीक है। तो कक्ष क्या है, कक्ष एक द्वीप है ना। वह मुख्य स्थल के बीच में कक्ष की जो है उथली खाड़ी है। इसके मतलब कक्ष के द्वीप स्थल और मुख्य स्थल के बीच में क्या है, कक्ष की उथली खाड़ी स्थित है। ये प्रायद्वीप के मध्य गिरनार की पहाड़ियाँ, इसके कच्छ प्रायद्वीप के मध्य में कौन सी है, गिरनार की पहाड़ियाँ स्थित हैं। ये पहले समुद्र के नीचे रह चुका तथा अनावृत समतल मैदान की तरह है। कोंकण का मैदान कहाँ, आप देखिए ये डिवाइडेशन बहुत पूछा जाता है पेपर में कि कोंकण का मैदान कहाँ है, तो दमन से गोवा तक है, तो कौन सा है, कोंकण का है। मालाबार का मैदान कहाँ पे है, तो गोवा से मंगलौर तक का विस्तृत है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आप थोड़ा सा देख लीजिए कि यहाँ पर लैगून या कयाल पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, लैगून या कयाल। तो ये क्या होते हैं, लंबे व सकरे एक दक्षिण तटीय मैदान होते हैं, है ना, एक मैदान होते हैं जो लैगून और कयाल होते हैं, काफ़ी चौड़े मैदान होते हैं। प्रमुख फसलें यहाँ की जो हैं वो है आपकी नारियल, चावल, सुपारी, ठीक है, केला, गन्ना, तो ये यहाँ पर मेन फसल है आपकी। महाद्वीपीय मध्य तट की जो चौड़ाई है वो पूर्वी तट की अपेक्षा यहाँ पर अधिक है ना। तो पेट्रोल के भावी एवं वर्तमान जो भंडार हैं वो यहाँ पर थोड़ा सा अधिक है। पेट्रोल के जो भावी व वर्तमान भंडार हैं वो थोड़ा यहाँ पर अधिक माने जाते हैं, है ना। तो ये क्या हो गया, गोवा से मंगलौर तक का हमारा मालाबार तटीय विस्तार, ठीक। अब हम लोग पूर्वी तट की तरफ चलते हैं जो पश्चिमी तट की अपेक्षा अधिक चौड़ा है। तो इसका जो ऊपर का हिस्सा है वो उत्तरी सरकार कहलाता है। देखिए इस तरह की बात करें, ये जो ये नीचे से उठ के फिर ये ऐसे चला गया और फिर इधर ये चला था, तो ये उड़ीसा है ना। तो उत्तरी भाग
कहलाता है उत्तरी सरकार तट, इसे हम लोग उत्कल तट भी कहते हैं, तथा नीचे वाला जो दक्षिणी भाग है वो क्या कहलाता है, हमारा कोरोमंडल तट। ठीक, कौन सा कहलाता है, कोरोमंडल तट। तो ये 3 भागों में डिवाइड होता है। तो देखिए उड़ीसा से लेके आंध्र प्रदेश तक चले आए हम लोग, तो ये एक डिवाइडेशन जो हुआ हमारा उत्कल मैदान का हुआ, है ना। तो उत्कल मैदान यानी कि उड़ीसा में बना, तो उड़ीसा की मेन नदी कौन सी है, महानदी। तो महानदी के दक्षिण में कौन सी झील स्थित है, चिल्का झील, जो कि कैसी है, लैगून झील। ठीक है, और यहीं पे एक हमारा प्राकृतिक अगर कहें तो विशाखापट्टनम बंदरगाह है, प्राकृतिक बंदरगाह है, जो डॉल्फिन नोज के पीछे सुरक्षित रहता है ना, एक चट्टान टाइप की है वहाँ पर। तो जैसे आप लोग जानते हैं कि डॉल्फिन की इस तरीके से ऐसे नोज़ बन के आती है, तो इसके पीछे जो है हमारा ये बंदरगाह सुरक्षित रहता है, क्योंकि जो भी सागर की लहरें वगैरह आती हैं इस चोटी से टकरा जाती हैं और उधर हो जाती हैं, गिर जाती हैं। यहाँ की प्रमुख फसल यानी उत्कल मैदान की प्रमुख फसल कौन सी, चावल है, जूट है। फिर गोदावरी व कृष्णा के डेल्टा में आ जाएंगे, यहाँ पर कौन सा है, आंध्र का मैदान है। इनके बीच में कौन सी है, कोलेरू झील है। तो ये इंपॉर्टेंट है, कोलेरू झील बहुत पूछी जाती है कि आंध्र का मैदान जो है, ठीक है, वो किन नदियों के डेल्टा पे है, तो गोदावरी कृष्णा डेल्टा के बीच में है। और इन डेल्टाओं के बीच में कौन सी झील है, तो कोलेरू झील है। तो यहाँ पे एक चीज़ गौर कीजिए कि जो उत्कल मैदान है वहाँ पे आपकी कौन सी झील थी, चिल्का झील थी। आंध्र का मैदान है, यहाँ पे कौन सी झील है, कोलेरू झील। ठीक है, और यहीं पे विशाखापट्टनम और मछलीपट्टनम ये 2 बंदरगाह स्थित हैं। फिर हमारा तीसरा मैदान कौन सा आ जाएगा, तमिलनाडु का मैदान आ जाएगा, जो पुलिकट से कुमारी अंतरीप तक है। पुलिकट क्या है, एक वलयाकार लैगून झील है ना। पुलिकट क्या है, एक वलयाकार लैगून झील है, जिसे श्री हरिकोटा नामक द्वीप, एक कौन सा द्वीप है यहाँ पे, श्री हरिकोटा द्वीप। ठीक है, ये जहाँ पर हमारे परीक्षण होते हैं, तो ये द्वीप समुद्र से इसको अलग करता है। प्राचीन चट्टानों से निर्मित तटवर्ती श्रेणी है। यहाँ की प्रमुख फसल चावल है, तमिलनाडु के मैदान की। ठीक है, और ये प्रवाल से निर्मित है। अरब सागरी द्वीप जो है प्रवाल से निर्मित है। इस चीज़ को भी आप देखें कि जो अरब सागर के द्वीप है वो प्रवाल से हैं, और जो बंगाल की खाड़ी के द्वीप है वो टर्शरी पर्वतीकरण से। किससे, टर्शरी पर्वतीकरण से। जैसे लक्षद्वीप में अगर पूछा जाए तो कौन सा फसल ज़्यादा होती है, तो लक्षद्वीप में याद रखिएगा सबसे ज़्यादा नारियल उगाया जाता है। ठीक है, अधिक उगाया जाता है लक्षद्वीप में। और सैलानियों का स्वर्ग किसे कहते हैं, अगर ये प्रश्न है तो वो भी लक्षद्वीप को कहा जाता है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में जो स्थित तटवर्ती द्वीप है वो गंगा के डेल्टाई मैदानों से बने हुए हैं, है ना। तो हुगली के सामने एक कौन सा द्वीप है आपका, गंगा सागर द्वीप। और 24 परगना तट के सामने एक न्यूमोर द्वीप समूह है। कौन सा है, द्वीप समूह न्यूमोर है। भारत श्रीलंका के बीच चट्टानी सतह वाला एक पंबन द्वीप है। कौन सा द्वीप है, पंबन द्वीप है। मन्नार की खाड़ी में श्रीहरिकोटा व प्रवाल निर्मित व्हेलर द्वीप है। व्हेलर द्वीप जिसे अबुल कलाम द्वीप भी नाम दिया गया है। अंडमान का अगर विस्तार देखें तो 4 डिग्री से 10 डिग्री 20 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 92 डिग्री 20 मिनट से 93 डिग्री 20 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में, और लगभग 8300 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में विस्तृत है। और बालू पत्थर, शैल, चूना पत्थर आदि चट्टानें पाई जाती हैं। ठीक है, 10 डिग्री द्वारा ये अलग होता है, 10 डिग्री चैनल कहते हैं। तो निकोबार द्वीप समूह जो है वो लिटिल अंडमान से किससे अलग होता है, 10 डिग्री चैनल से, है ना। इनके दक्षिण और महान निकोबार के बीच में एक छोटा द्वीप समूह स्थित है, जो सोमबेररू चैनल द्वारा पृथक किया जाता है। इसका सबसे बड़ा अगर द्वीप की हम बात करें तो महान निकोबार द्वीप है। ऐसा माना जाता है कि अराकान योमा तक विस्तृत पर्वत श्रेणी के उठे हुए भाग, ठीक है, 2 ज्वालामुखी हैं, बैरन और नारकोटम। और हाल ही में यहाँ पर उद्गार भी हुआ है, 1700 कुछ के आसपास उद्गार देखा गया। तो देखिए यहाँ पर ये हमारी पर्वत श्रेणी अगर चली आए तो ये एकदम यहाँ पे ख़त्म हो जाती है, और फिर ये हिस्सा बंगाल की खाड़ी में डूब जाता है, और डूबने के बाद कहीं कहीं पर ये उभर के आ जाता है इस तरीके से। तो ये अराकान योमा जो है यहाँ पर म्यांमार के पास, ठीक है, अराकान योमा, तो ये इसी के डूबे हुए भाग हैं जो बीच बीच में उठ के आते हैं और वही अंडमान निकोबार का निर्माण करते हैं। ठीक है,
अपवाह तंत्र का एक अलग से वीडियो हम लोग डालेंगे, नदी का अपवाह तंत्र है। तो इस तरीके से ये देखिए पठार और पठार से रिलेटेड चीज़ें हो गई थी। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। वन लाइनर की तरफ से लिया है, इसमें से मैं बोलता जा रहा हूँ, तो इसको अगर आप लोग एक बार कान में लीड लगा के बस दिन में 2 बार सुन लेंगे तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद हो जाएंगे। बस उद्देश्य यही था। आई होप वीडियो पसंद आया होगा। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।